Hi everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Myself Deepa Vashisht and I am the organic chemistry educator at Bansal Academy from last 5.5 years. और अभी आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक नया टॉपिक लेके जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि हमने अपने मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के जो प्रीवियस बैचेस थे उनके रिजल्ट्स यहाँ पे शो किए हैं और हम बहुत प्राउडली ये रिजल्ट शो करते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमने स्टूडेंट्स के साथ कितनी मेहनत की थी, पूरा मतलब ईमानदारी के साथ और ऐसा सोच के कि ये हमारा ही एग्ज़ाम है वैसे हमने मेहनत की थी और हमारे रिज़ल्ट उस मेहनत के हमें दिखे भी हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जो बाद में एकेडमी भी आए थे ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बाद, उनकी कुछ पिक्चर्स हैं और ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे और भी रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ बिकॉज हमारे पास मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के अभी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हम उनकी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं साथ में। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो अभी सोच रहे हैं कि हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि टाइम से आप ये डिसीज़न ले लीजिए, क्योंकि मिनिमम 6 to 7 मंथ्स और बहुत ही ज़्यादा जोर लगाए तो 5 to 6 मंथ्स इसकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की ही बात करूं, आपको मास्टर कैडर में 3 सब्जेक्ट्स लेना है, तो अगर केमिस्ट्री की ही बात करूं तो उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। अगर आप लेक्चर कैडर की या पीजीटी की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी सिलेबस वास्ट रहता है, क्योंकि 3 पोर्शंस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इस तरीके से आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए ताकि आप अच्छे से तैयार हो पाओ। और जिस तरीके से भी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सिर्फ +1 +2 तक बेस नहीं है, हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सही टाइम से तैयारी अपनी शुरू करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम जो अभी सोच रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि सही टाइम पे डिसीजन लीजिए और एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स को और फर्दर कभी भी रिकमेंडेशन दोगे तो आपको किसी और एकेडमी का नाम नहीं याद आएगा, बिकॉज ऐसा हुआ है, स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे फ्रेंड ने लेनी थी एडमिशन तो हमने उनको बंसल एकेडमी का सजेस्ट किया। तो येस, यू विल ऑल्सो गो with us and for sure without any doubt. Okay, so चलिए, ये तो अब हमारे रिजल्ट्स की बात हुई और बैचेस की। अभी जो हमने कंटेंट अपना जो टॉपिक पढ़ना है आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने आज चूज़ किया है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर रहता है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इसमें हमारे पास ऐसा है कि एल्केन्स भी आते हैं, आपने सुना होगा ऐसे सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें एल्कीन्स भी आती हैं। एल्कीन्स हमारे पास कौन सी, जिसमें अब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो एल्काइंस भी आते हैं। एल्काइंस कौन से, जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, लाइक दैट। ओके, तो हम यहाँ पे आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस। बिकॉज ऐसा है कि एल्कीन्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसके सिंथेसिस की कौन सी रिएक्शंस है वो देखनी पड़ती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मैं स्पेसिफिकली उस पार्ट पे कंसर्न हूँ जिससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। मतलब एग्जामिनर का आई डोंट नो ये फेवरेट पार्ट है या क्या, बट यहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर क्वेश्चन एल्कीन से आया है तो वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक ये है कि जब हम एल्कीन्स की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा क्या है कि वो स्पेसिफिकली एक टाइप की रिएक्शंस को बहुत ही ज़्यादा शो करता है। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास एल्कीन्स होती हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे एल्कीन्स के पास पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो जब कार्बन में पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनता है तो हमें पता है कि ये p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे जो एल्कीन्स हैं उनके
साइड वाइज ओवरलैप की वजह से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होती हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज हैं देन दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसके साथ रिएक्शंस बहुत अच्छे से शो करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा रहते हैं एल्कीन्स के। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो एल्कीन सबसे ज़्यादा शो करते हैं। तो आज हम यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उनके मैकेनिज्म, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और कुछ रूल हैं जो उसमें फॉलो करने पड़ते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये इट मीन्स रिच है, और रिच होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन करता है। तो एल्कीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जिस कार्बन के साथ वो अटैच हो गया उसका तो ठीक है, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या आ जाता है, कार्बोकेटाइन डेफिशिएंसी आ जाती है। अब वो कैसे आती है वो थोड़ा हम मैकेनिज्म देखते हैं फर्दर, आपको समझ आएगा कि हमारे पास जब एल्कीन्स हैं, अच्छा अब एल्कीन्स हैं कैसी, थोड़ा सा वो देखते हैं। जो एल्कीन्स है बेसिकली वो हमारे पास ना सिमेट्रिकल भी होती हैं, अनसिमेट्रिकल भी होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ पे एल्कीन दे रखी है, जो डबल बॉन्ड दे रखा है, अगर उसमें जैसे ग्रुप एक कार्बन के पास है लाइक मिथाइल और हाइड्रोजन, वैसे ही ग्रुप्स दूसरे कार्बन के पास भी हैं, तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिकल है। क्योंकि अगर कभी भी कल को कार्बोकेटाइन बनना हुआ तो वो दोनों कार्बन पे बिल्कुल सेम बनेगा, इस कार्बन पे भी इस कार्बन पे, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक कार्बन के पास मिथाइल है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तो अभी आपको सामने पता चलेगा कि कल को कभी भी इस पे कार्बोकेटाइन बनना हुआ वो डिफरेंट होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइजेशन देखेंगे, और यहाँ मिथाइल और हाइड्रोजन रहेगा तो स्टेबलाइजेशन विल बी डिफरेंट, इसलिए ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल। तो हम दोनों के मैकेनिज्म को देखेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज अबाउट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों है वो देखो, जो ये ओलेफिन हमारे पास यहाँ दी है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन है दूसरा मिथाइल है, सिमिलरली एक हाइड्रोजन है दूसरा मिथाइल है, तो ये सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। और इसमें जब मैं जैसे HBr की एडिशन कर रही हूँ किसी रिएजेंट की जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कैसे, अगर आप हाइड्रोजन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करो तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये पार्ट अगर फ्री हो जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, अगर एल्कीन्स रिच है तो वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। अगर एल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे तो ऑब्वियस है उसको किसकी ज़रूरत है, उसको इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा उसकी एडिशन होगी। जैसे ही हाइड्रोजन की एडिशन एक कार्बन पे हो गई, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, तो उसी को स्टेबलाइज करने के लिए फिर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो अटैक करता है और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअली सीखने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर मैंने हाइड्रोजन को एक कार्बन पे ऐड किया और ब्रोमीन को दूसरे पे किया तो क्या मेरे पास कोई चेंजेस आएंगे, स्पेशली इस एग्जाम्पल में तो चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये एल्कीन ऐसे थी, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल एंड हाइड्रोजन, तो चाहे मैंने यहाँ पे H यहाँ पे Br दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
चाहे मैंने इसको Br और इसको H दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम इज सिमेट्रिकल। तो जब एल्कीन सिमेट्रिकल होती है, दोनों कार्बन पे बिल्कुल बराबर के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या कल को कभी भी कार्बोकेटाइन किसी पोजीशन पे बने तो बिल्कुल सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा स्टेबिलिटी में, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन रख सकते हो, किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन रख सकते हो एट द एंड, ठीक है। तो मैकेनिज्म हमें समझ आ गया। एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड किया, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया एक कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो दोनों कार्बन्स के थे। अब बॉन्ड एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन देके बना लिया हाइड्रोजन के साथ, दूसरे का क्या, उसके इलेक्ट्रॉन भी चले गए, वापसी में भी कुछ नहीं आया, तो दैट्स वाई उस पर क्या क्रिएट हो जाती है, डेफिशिएंसी। और उस डेफिशिएंसी को फिर स्टेबलाइज करने के लिए जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होता है, फिर वो आता है स्टेबलाइज करने के लिए, और ऐसे हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है एल्कीन्स का, राइट। बट अगर हमारे पास एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, अगर हमारे पास एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल, लाइक दिस, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक कार्बन के पास 2 मिथाइल है और जो दूसरा कार्बन है उसके पास 1 मिथाइल है, विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम अब अनसिमेट्रिकल है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, किसी को भी ब्रोमीन दे दो और सेम प्रोडक्ट बनेगा, नो, वी हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक रूल हेयर, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं रीजियो स्पेसिफिक। रीजियो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है पोजीशन स्पेसिफिक। रीजियो वर्ड आप पोजीशन के लिए ले सकते हो कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही किसी स्पेसिफिक पार्ट की एडिशन होगी, आप कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। स्पेसिफिक मतलब सिंगल प्रोडक्ट, एक टाइप का। जब हम सिलेक्टिव बोलते हैं तब मेजर माइनर बनते हैं, तो स्पेसिफिक एक। अब वो कैसे हमें पता चलेगा, देखो इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे जो हमने एल्कीन ली है इसमें हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे। अगेन हम HBr की एडिशन कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हमने HBr लिया है तो अगेन H पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अभी भी H है, लेकिन अभी 2 पोजीशंस हैं, हम 2 डिफरेंट कार्बन से H को ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं, और आप दोनों प्रोडक्ट देख रहे हो। अगर मैंने इस कार्बन से H को ऐड किया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आया, और अगर मैंने इस कार्बन से, ये जो दूसरे वाला ये कार्बन है, इससे H को ऐड किया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट कार्बन पे आया। Now we just have to check the stability of कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन दोनों केसेस में क्योंकि डिफरेंट बन रहा है, तो which one is stable, which one is more stable। तो ऑब्जर्व प्रोडक्ट और नॉट ऑब्जर्व प्रोडक्ट यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के एंड में देखने को मिला बट दूसरे वाला नहीं मिला। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? रीज़न ये है कि जब हमने कार्बोकेटाइन इस वाली पोजीशन में देखा हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद, तो दैट वाज टर्शरी कार्बोकेटाइन लाइक दिस। इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ भी मिथाइल है, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और जब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल है, दूसरा H है और एक कार्बन है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और ये बेसिक सबने पढ़ा है दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन का आप उसमें एप्लीकेशन बता दो कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, या इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बता दो कि जितने कार्बन चेन रहती है, जितने R ग्रुप्स रहते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहती है, कैपेसिटी रहती है, और उसकी वजह से वो कार्बोकेटाइन क्योंकि डेफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की वजह से स्टेबल फील करता है। तो दैट्स वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल। अब अगर उसको पता है कि मैंने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और उसके बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे रास्ते से जा रहा हो तो सेकेंडरी बन रहा है, ऑब्वियसली वो किसको चूज करेगा? जिसमें उसको स्टेबिलिटी दिखेगी। ये तो यूनिवर्स का रूल है, हर कोई मतलब
स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो था मोर स्टेबल बना, तो ये इसी पाथवे को फॉलो करेगा और जब ब्रोमीन आएगा तो वो उसी कार्बोकेटाइन पे अटैक करके ये फाइनल प्रोडक्ट हमें दे देगा, दूसरे वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नॉट ऑब्जर्व्ड। और ये जो हमारे पास सारी एडिशन हुई है ये एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग हुई है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे हमने इस एडिशन को चेक किया है कि कौन सा पाथवे फॉलो करना है। और जो यहाँ पे मैं अभी बताने वाली थी कि एक स्पेसिफिक रूल रहता है, वो स्पेसिफिक रूल हमारे पास यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, वो स्पेसिफिक रूल हमारे पास यहाँ पे है मार्कोवनिकॉफ रूल। सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। और मार्कोवनिकॉफ रूल में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, जहाँ पे ज़्यादा है, उस हिसाब से ऐड करो। अच्छा, हाइड्रोजन को वहाँ ऐड कर दो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो दूसरे पार्ट को दूसरे कार्बन पे कर दो। नो डाउट हमने भी पढ़ा है, ये बुक्स में +1 +2 या जो बेसिक है उनमें यही दिया होता है। बट एक्चुअली बाद में जो बिल्कुल अच्छे रेफरेंस थे, अच्छी बुक्स थी, मैं उनको ख़राब नहीं बोल रही, लेकिन जो बहुत एडवांस लेवल की थी, जब उनमें प्रॉपरली पढ़ा गया तो ये बताया गया कि ये चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट डाला गया ताकि डिफ़िकल्ट ना लगे। अदरवाइज जो बेसिक प्रिंसिपल है मार्कोवनिकॉफ रूल का वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या कहता है हमारे पास मार्कोवनिकॉफ रूल? मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है कि जो हमारे पास जैसे HBr है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, जो एनायनिक पार्ट है, दैट विल ऑलवेज गो टू दैट कार्बन विच कैन पोजेस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जो नेगेटिव पार्ट, पहले तो आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि रिएजेंट में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे हम किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव बोल सकते हैं फर्स्ट। फिर जब पता चल गया कि ये हमारे पास एनायनिक पार्ट है या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ये कहाँ जाएगा? ये हमेशा उस कार्बन पे जाएगा दैट कैन पोजेस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। दिस इज द बेसिक। क्योंकि आप खुद सोचो, ऐसा आपको एल्कीन आ गया जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं अटैच्ड, कोई और ही ग्रुप से अटैच्ड है, तो क्या आप मना कर दोगे कि यहाँ पे एडिशन नहीं होगी या मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं लगेगा? लगेगा, बट वहाँ पे वो जो हाइड्रोजन के नंबर वाला कंसेप्ट है वो नहीं हम अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं हुए तो। दैट्स वाई आप एक ऐसा कंसेप्ट फॉलो करो जो हर तरह के मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल हो, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और एक्चुअली यही रूल या यही कंसेप्ट है जो दिया गया है, ताकि कैसी भी एल्कीन आ जाए, उसमें हाइड्रोजन है चाहे नहीं है, चाहे कोई भी ग्रुप है, हम मार्कोवनिकॉफ रूल आसानी से लगा सकें और जो एडिशन प्रोडक्ट है वो आराम से बना सकें। ठीक है, तो अब आगे से जो मैं नया कुछ कह रही थी, ये यही चीज़ थी कि आगे से कभी भी आप ये रूल के बारे में अगर कहीं पे डिस्कस करो, कुछ करो, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ध्यान में ज़रूर रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो क्लियर हो गया ये हमें कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजेस कर सकता हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो ऑब्वियसली बात है फिर हाइड्रोजन दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला होगा, और इस तरीके से हमें जो है वो इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। ऑल राइट, तो अभी क्या है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में काफ़ी और रिएक्शंस भी हैं, जैसे एडिशन ऑफ वाटर सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का एक एग्जाम्पल आता है। उसका भी प्रोडक्ट जो बनता है वो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही बनता है, मार्कोवनिकॉफ रूल का ही प्रोडक्ट बनता है। फिर हमारे पास और रिएक्शंस हैं जिसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ तो हम बड़ा देख लेंगे एडिशन ऑफ वाटर में, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में, या और जगह जहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, जैसे अभी HBr का किया। बट हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन भी है जिसमें हम एंटी मार्कोवनिकॉफ का भी प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल अपोजिट। वहाँ पे क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको अभी एग्जाम्पल किसका करवा रही हूँ? मार्कोवनिकॉफ रूल का, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर।
अभी आप सिंपली देखेंगे, चाहे इन्होंने जैसे भी एडिशन करी कि कोई एल्कीन थी तो एक एल्कीन पे H और एक एल्कीन पे OH आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप वाटर को जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिसोसिएशन करोगे या उनके आयंस बनवाओगे तो क्या होगा, आपका एक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, H पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकती है। बट बात वही है कि अगर हमारे पास सिंपल एल्कीन है, सिमेट्रिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी H रखो कहीं भी OH रखो। बट अगर अनसिमेट्रिकल है देन यू हैव टू फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल, लाइक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमारे पास एक कार्बन ऐसा है जिसके पास एक मिथाइल है, दूसरे के पास नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि एट द एंड अगर मेरे पास ये एल्कीन ऐसे दी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अभी मुझे क्लियरली पता चल रहा है बिना कार्बोकैटायन बनाए कि इस पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस R ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप। ये थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जो हाइड्रोजन्स नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो OH नेगेटिव है वो मेरा इस कार्बन पे अटैच होना चाहिए और H इस कार्बन पे, दूसरे पे। बाकी जो भी ग्रुप्स लगे हुए थे वो लगा दो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मार्कोवनिकॉफ की एडिशन का प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। अभी जो मैकेनिज्म यहाँ शो किया है वो थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है ऐसे बना दो, सिंपल बात है। बट मैकेनिज्म जैसे इन्होंने शो किया है तो इन्होंने क्या किया है कि वाटर को पहले प्रोटोनेट किया है। ठीक है, H3O+ कंडीशंस आपने देखी होंगी, कहीं पे लिखी रहती हैं कई बार। तो उस H3O+ का मतलब होता है H+ मतलब एसिडिक कंडीशन प्लस वाटर, जिसका मतलब है कि जब हमें इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले H+ काम कर देगा, जब न्यूक्लियोफाइल की बात करेगी तो वाटर का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर, जैसे यहाँ पे इसने किया है वैसे काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर वही होगा कि कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन उसी कार्बन पे बनवाया जहाँ पे स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। जैसे ही कार्बोकैटायन वहाँ पे बन गया, अब हमारे पास बात आई स्टेबलाइजेशन की कि उसको कैसे स्टेबल करना है। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, वो अटैक कर सकता था, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक कर दिया, अटैच हो गया। बट ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन भी देगा, तो उस पर भी डेफिशिएंसी आएगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, बाद में वही जो एक वाटर मॉलिक्यूल साथ में थे उन्होंने ही उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन को रिमूव कर लिया और मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल, जिसमें से OH पार्ट मिथाइल वाले कार्बन पे, H पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पे। अभी ये जो आपने एक्स्ट्रा देखा, करने को तो हमने रिएक्शन ऐसे कर ली थी ना, बट ये जो अभी आपने एक्स्ट्रा देखा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारी बहुत सारी रिएक्शंस के एंड में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं वर्कअप, जिसको हम कहते हैं वर्कअप। अब वर्कअप का क्या मतलब होता है कि सपोज आपके पास ऐसे कोई कार्बन है जिसमें O नेगेटिव बन गया है, अब आगे जो है वो नहीं पता कि उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, तो वर्कअप की प्रोसेस में इस O नेगेटिव को प्रोटॉन मिल जाएगा और ये OH बना देगा। लाइक स्टेबलाइजेशन के लिए जहाँ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे प्रोटॉन प्रोवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली ऐसा भी है कि प्रोटॉन की ज़रूरत है स्टेबलाइजेशन के लिए तो वो दिए जाते हैं। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पे लग रहा था कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो रहा है, न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा भी निकाल दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्कअप, ताकि स्टेबल मॉलिक्यूल तक पहुँच जाए। जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उनको निकाल लिया जाए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म। सो एडिशन ऑफ वाटर इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल। ओके, गुड। नेक्स्ट, अब मैंने जैसे बताया कि हमारे पास मार्कोवनिकॉफ एडिशन के तो और भी एग्जांपल्स हैं, बट अगर मैं बात करूं एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन की या एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट की, तो उसमें सबसे फेमस एग्जांपल आता है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स का एग्जांपल है, ये
सुनना ध्यान से, मैं जब भी कभी ये डिस्कस करती हूँ कहते हैं हाँ मैम ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग एडिशन करता है, तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता बट एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का ही प्रोडक्ट देता है, फॉलो नहीं करता। कैसे, ध्यान से देखो मैकेनिज्म, यहाँ पे भी वही बात आएगी कि ये रूल फॉलो तभी होगा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, सिमेट्रिकल में तो कोई रूल फॉलो करना ही नहीं है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे है, ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, नेक्स्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, दैट्स वाई अनसिमेट्रिकल है। अब इसमें इन्होंने B2H6 की बात की है कि इसकी एडिशन करेंगे बिकॉज हाइड्रोबोरेशन का मतलब ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन, जो बेसिकली हमें B2H6 की फॉर्म में मिलता है, लेकिन हमें रिएक्शन में जब यूज़ करना है तो ये इस फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि हाँ ये ब्रिज बॉन्डिंग करता है और उसकी वजह से थोड़ा स्टेबलाइज फील करता है। तो B2H6 जो है वो हमारे पास डाइमर फॉर्म है, और जब वो डाइमर फॉर्म में स्टेबल है तो वो उसमें जब वो डाइमर फॉर्म में है तो वो उसमें स्टेबल है, तो वो उसमें क्यों रिएक्शन करेगा ना, दैट्स वाई ये अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में रिएक्शन करता है विच इज BH3। और BH3 में भी हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो चलो अगर बात करें तो 2.1 के आसपास हाइड्रोजन की है, 2.0 के आसपास बोरोन की है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक और चीज़ है एडिशनल, वो क्या है कि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है BH3 में हमारे पास, और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या होता है, स्पीशीज चाहती है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, जैसे मर्जी हो, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। दैट्स वाई जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बोरोन पे और नेगेटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब आप रूल के अकॉर्डिंग देखोगे, आगे एडिशन कराई है मैकेनिज्म में, तो आप देख रहे हो कि इन्होंने अगर ये हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाला है और बोरोन पार्शियल पॉजिटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला पार्ट अभी भी उस कार्बन पे अटैच किया है जिस पे कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, जो कार्बन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन पोजेस कर सकता है। दैट्स वाई जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन का होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन, ये है हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड स्टेप जो फाइनल प्रोडक्ट लेना है, ये सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन के बाद एंड में हमें वो प्रोडक्ट मिलता है जो हमें एडिशन ऑफ वाटर वाली रिएक्शन से ही मिला था, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास अभी OH वाला पार्ट उस कार्बन पे है जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता था अगर मैं स्टार्टिंग से देखती तो, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बोल सकती हूँ ना। ये मेरे पास कैसा प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है, ठीक है। बट आप देखो खुद कि प्रोडक्ट इज सिमिलर टू एंटी मार्कोवनिकॉफ, क्योंकि जब वाटर की एडिशन करते हैं तो हम H को प्लस और OH को नेगेटिव पार्ट बोलते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो वो मोर स्टेबल कार्बन पे जाना चाहिए या मोर स्टेबल कार्बोकटाइन वाले कार्बन पे जाना चाहिए, बट वो वहां नहीं गया है, वो कहाँ गया है, दूसरे कार्बन पे जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बनने के चांसेस है, विच मीन्स कि प्रोडक्ट मुझे अपोजिट मिला है मार्कोवनिकॉफ के, एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है। बट इसमें मैंने कहीं भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को नहीं फॉलो किया या उस टाइप की एडिशन को नहीं किया है। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है, नो डाउट उसका जो एंड प्रोडक्ट है कंप्लीट रिएक्शन के बाद हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन के बाद हमें ऐसा मिलता है कि जिसमें वो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर होगा एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट के, अगर मैं एडिशन ऑफ वाटर करवाती हूँ तो, बट रूल नहीं फॉलो करते।
रूल नहीं फॉलो करते। नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि सिन एडिशन होती है, H और बोरोन बिल्कुल एक साथ आते हैं एल्कीन के पास, यहाँ से H यहाँ से बोरोन, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होती है। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अभी भी उस कार्बन पे बनेगा जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कंसेप्ट में, जो मैंने अभी क्लियर करने की कोशिश की है कि एंटी मार्कोवनिकॉफ के सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है बट हम रूल नहीं फॉलो करते। बिकॉज इन शॉर्ट एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्राश इफेक्ट भी बोलते हैं, और वो HBr की एडिशन एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr की एडिशन में मिलता है, नो डाउट, बट वो मिलता है पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में या लाइट या हीट या फोटोकेमिकल कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ पे फॉलो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ आयनिक मैकेनिज्म चल रहा है, हम आयंस बना रहे हैं, उसमें फ्री रेडिकल होता है, तो वो स्पेसिफिकली और वहीं पे मिलता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है। तो दैट्स वाई वहाँ एंटी मार्कोवनिकॉफ हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में भी बोलते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा है बट थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बोरोन की एडिशन हो गई, हाइड्रोपोरेशन। देन ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद बेसिक कंडीशन लिया है, जिससे BH2 पार्ट रिमूव होके OH आ जाता है। इन शॉर्ट वैसे मैकेनिज्म में लंबा रहता है प्रोसेस, कंप्लीट कैसे बॉन्ड डिसोसिएशन होती है, बट अगर आप अपनी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट तक भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मैकेनिज्म से पूछी जा सकती है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। जैसे आपके पास देखो ये फर्दर दिया है, तो आप एक चीज़ देखना यहाँ पे कि एल्कीन पे जो हाइड्रोजन और OH की एडिशन करी है वो सिन एडिशन करी है। सिन वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम सेम साइड और सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये याद रखना इस चीज़ का कि अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी, मतलब आपने एडिशन पढ़ ली लेकिन आपको स्टीरियो का नहीं पता और क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी आगे चीज़ें जा रही है ना, एडवांस हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आप पहचान नहीं पाओगे कि सिस ले ट्रांस ले। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो हाइड्रोपोरेशन की एडिशन है ये सिन एडिशन होती है, सेम साइड से होती है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ क्लास, टूडेज़ लेक्चर। वैसे तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में हमारे पास ऐसा और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसको हम कर सकते हैं, बट मैंने फोकस किया कि मैं आपको वो एक क्रिस्प सा वो कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे आपकी बाकी रिएक्शंस में क्लैरिटी आ जाए। जहां मार्कोवनिकॉफ रूल लग रहा है वो कैसे बाकी रिएक्शंस में, या एंटी मार्कोवनिकॉफ का प्रोडक्ट देखा तो वो कैसे, या एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है, जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है HBr की एडिशन का अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, लाइट, और जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो कैसे, ताकि एक डिफरेंस सा क्रिएट हो जाए और जब भी आप इन रिएक्शंस को पढ़ो तो आपको बिल्कुल क्लियर इमेज रहे, कोई डाउट ना रहे, ओके। स्टिल आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप you like the lecture, you like the video, and that's all for today's lecture. So just a little message, join us, and अगर बिल्कुल भी 1% डाउट कर रहे हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता हमसे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिनका 8 साल का 10 साल का गैप था, उसके बाद भी उन्होंने तैयारी की है। बट एक चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये कि अगर हमने एफर्ट्स लगाए हैं तो उन्होंने डबल एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने मेहनत की है, अपने डाउट्स क्लियर किए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, और उसका रिज़ल्ट यही है कि आज वो अपनी गवर्नमेंट जॉब अचीव कर पाए हैं, ठीक है। सो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, PGT, TGT इन एग्ज़ाम्स की, देन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल, और कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और जो भी जैसे भी क्वेरीज़ हैं आप डिस्कस कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।